हेलो चिल्ड्रन, आपका मंडे को पेपर है ना। और आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी होगी या थोड़ी सी बची होगी। फाइनल रिवीजन चल रहा होगा, है ना। तो मैं सुनीता वाधवानी, लेक्चरर ऑफ इंग्लिश, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल संबलपुर, आप सभी बच्चों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट या कहूँ कि डिमांड पर आपको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपका फाइनल पेपर कैसा आएगा उसका एक आपको व्यू दिखा रही हूँ। और हालांकि आप प्री बोर्ड एग्ज़ाम तक के दिला चुके हैं, हाफ ईयरली प्री बोर्ड, और आपके सभी पेपर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही आए होंगे। तो बच्चों, मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं आप सब लोगों की का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मेरे चैनल्स पे लाइक कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। इससे मुझे मोटिवेशन मिल रहा है। बच्चों, मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ धीरे धीरे, और मैं इंटरेस्टेड हूँ। मुझे भी आप बच्चों का प्यार मिल रहा है, सो आई एम वेरी हैप्पी। तो चलिए बच्चों, टाइम को ज़्यादा जाया नहीं करते, और आप सबके लिए हमारा 2024 का सैम्पल पेपर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग कैसा होगा, यही मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैं चाहूँगी कि आप मेरे वीडियो को अंत तक के देखें ताकि आपको इस पेपर में आने वाले संभावित प्रश्नों की पूरी जानकारी हो सके। सो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा आखिरी तक के देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपके जो पेपर में 3 सेट रहते हैं, 3 सेक्शन रहते हैं, है ना। तीनों सेट में 3 सेक्शन रहेंगे। सेट ए या चाहे सेट ए हो या बी हो या सी हो। अब सेक्शन ए जो रहता है वो आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रहता है, सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स रहता है, और सेक्शन सी लिटरेचर टेक्स्ट बुक रहता है। ठीक है। तो ये जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रहता है इसमें आपका 20 मार्क्स रहता है। इसमें पहले एक 12 नंबर की पैसेज दी रहती है जिसमें आपको जो पहले के 5 क्वेश्चंस हैं वो MCQs रहते हैं, जिसमें आपको ऑप्शन दिए जाते हैं 1 to 5। फिर आपका 6 to जो 10 रहता है उसमें आपको जो आंसर्स देने रहते हैं क्वेश्चंस के, वो 2 या 3 सेंटेंसेस में देने रहते हैं। अब ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्वेश्चन नंबर 11th और 12th। 11th और 12th में आपको 2 वर्ड्स दिए जाते हैं जिनकी आपको या तो मीनिंग पूछी जाती है या उनका अपोजिट पूछा जाता है। आपको बताया जाता है कि फाइंड द वर्ड्स इन द पैसेज विच हैव सिमिलर मीनिंग, या फाइंड द वर्ड इन द पैसेज विच हैव एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, है ना। तो आप घबराया मत कीजिए। फिर आपको एक और छोटी पैसेज आती है जिसको पढ़ के आपको क्या बनाना रहता है, नोट मेकिंग। क्या बनाना रहता है, नोट मेकिंग। और 13 वाले क्वेश्चन में आपको नोट मेकिंग बनानी रहती है। आप जानते हैं नोट मेकिंग कैसा होता है। और क्वेश्चन 14 में आपको समरी लिखनी रहती है। आपको घबराना नहीं है। आपको समरी में भी सबसे पहले टाइटल देना है, क्योंकि टाइटल का आपको 1 मार्क मिलता है। नोट मेकिंग में आप इंडेंटेशन का ध्यान रखेंगे। आपको पता है कि जहाँ जहाँ हेडिंग रहेगी वहाँ वहाँ मेन हेडिंग रहेगी, फिर सब हेडिंग रहेगी, सब हेडिंग के नीचे सब हेडिंग रहेगी। तो जो फॉर्मेट है आप उसका फॉर्मेट का ध्यान रखेंगे। अब जो आपका सेक्शन बी रहता है, राइटिंग स्किल्स, इट इज़ ऑफ 30 मार्क्स। क्वेश्चन 15 में आपको पूछी जाती है नोटिस। मैंने आपको बार बार बताया है कि नोटिस में आप कोई भी कंपटीशन का नोटिस आए, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन आए, क्विज कंपटीशन आए, अगर आप नोटिस का फॉर्मेट जानते हैं तो आपको कम से कम 2 नंबर तो मिल ही जाते हैं। घबराना नहीं है बच्चों, अपने ऊपर विश्वास रखना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज की टू सक्सेस, है ना। आपने सब कर लिया है। आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे कि आपका पेपर बहुत अच्छा बनेगा तो वाकई अच्छा बनेगा। फिर वो चाहे नोटिस आपकी ब्लड डोनेशन कैंप की आए, है ना। ब्लड डोनेशन कैंप आपका CG क्वेश्चन बैंक में लास्ट नंबर पे है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड डोनेशन कैंप का नोटिस। और एडवर्टाइजमेंट आपको अपने 2 कमरों को किराए पर देना है, या फिर आपको क्या बोलते हैं, स्कूल में 2 स्पोर्ट्स टीचर की ज़रूरत है, या पेपर में कॉलम आया, पेपर में सिचुएशन वैकेंट में
आया है कि आपको उसका रिप्लाई करना है एडवर्टाइजमेंट का, अगर जो भी विज्ञापन निकला है उसका आप रिप्लाई करिए एडवर्टाइजमेंट में, है ना अपने। या फिर आपका नोटिस राइटिंग में जैसे आपका एडमिट कार्ड खो गया या आपका लाइब्रेरी कार्ड गुम हो गया, तो आप सीजी क्वेश्चन बैंक में सब अच्छे अच्छे नोटिस दिए हुए हैं, आप ब्लड डोनेशन कैंप की नोटिस को करिए, है ना। अब आपका क्वेश्चन 16, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। अब फ्रेंड को या आप समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए बुलाइए या उसको फिर जेई या नीट एग्ज़ाम में उसको कॉन्ग्रेचुलेशन दीजिए। लाउड स्पीकर पे बैन लगाइए, आजकल इम्पॉर्टेंट है नॉइज़ पोल्यूशन। या नहीं तो फिर आपका रेकलेस ड्राइविंग है ना। रेकलेस ड्राइविंग आपने देखा होगा कि प्रबोध प्रश्न पत्रों के उसमें भी दिया हुआ है, रेकलेस ड्राइविंग, लाउड स्पीकर, ban on the use of restriction on the use of loudspeaker or ban on loudspeaker, ठीक है। फिर आपका आता है 17 में आर्टिकल, तो वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रयान 3, इम्पोर्टेंस ऑफ कास्टिंग योर वोट, है ना, क्योंकि इलेक्शन चल रहा है ना, करंट जो मुद्दे होते हैं उन पर आपका आर्टिकल राइटिंग आता है। 18 में डू एज डायरेक्टेड, तो बच्चों डू एज डायरेक्टेड का मैं आपको आंसर भी बता रही हूँ। द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये नरेशन है। टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपको पता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में किसी प्रोवर्ब, किसी कोटेशन, किसी जनरल फैक्ट, किसी की डेली रूटीन का जिक्र है तो आप टेंस चेंज नहीं करेंगे रिपोर्टेड स्पीच का, सिर्फ बीच में दैट लगाएंगे, ठीक है। ही इज गुड, आई नो दिस, आपको कंबाइन द सेंटेंस टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही इज गुड, आई नो, ये बेटा दिस नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ ये क्वेश्चन के दो तरीके से, इस क्वेश्चन को अगर यहाँ पर आई नो दिस लिखा है तो इसका आंसर होगा आई नो दैट ही इज गुड, नाउन क्लॉज बनेगा, ठीक है। आई नो दैट ही इज गुड, ये नाउन क्लॉज बनेगा। आई नो दैट ही इज गुड, नॉमिनल क्लॉज जिसको कहते हैं, ठीक है। शी इज सो ब्यूटीफुल दैट शी अट्रैक्ट्स एवरीबडी, आपको एडवर्बियल क्लॉज को अंडरलाइन करना है तो एडवर्बियल क्लॉज आपका यहाँ से चालू होगा। सो ब्यूटीफुल दैट शी अट्रैक्ट्स एवरीबडी, यूज ऑफ सो दैट। आपको मैं बता रही हूँ डू एज डायरेक्टेड में बार बार आप पूछते हो मैडम कैसे क्वेश्चंस आएंगे, दो नरेशन पूछे जाएंगे, दो वॉइस पूछे जाएंगे, नाउन क्लॉज होगा, रिलेटिव क्लॉज होगा, इफ की जगह पर अनलेस या अनलेस की जगह पर इफ होगा, टू टू की जगह पर सो दैट या सो दैट की जगह पर टू टू, नॉट ओनली बट आल्सो, ईदर आर, नीदर नॉर, ये सब चीज़ें होती हैं। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब, डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, इंट्रोडक्टरी इट, इफ इट डजंट रेन द क्रॉप विल फेल। आपको अनलेस लगाना है, अनलेस तो खुद उसकी मीनिंग होती है इफ नॉट, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अगर आप इफ की जगह पर अनलेस लगाओगे तो जो इफ क्लॉज में नॉट आया है उसको हटा दोगे, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें मैंने कहा नहीं रह सकती, दो बार आप नॉट नहीं बोल सकते। यदि बारिश नहीं होगी तो फसल बर्बाद हो जाएगी, अनलेस इट रेन्स, क्योंकि आप डजंट को हटा रहे हो तो रेन में एस लगाओगे बच्चों। इफ इट रेन्स द क्रॉप विल फेल। फिर देखो फादर सेड टू हिज सन गो एंड पे योर फीस टुडे, ये इंपरेटिव सेंटेंस वाली नरेशन है और आपके टीचर्स ने बताया होगा कि नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो ओमिशन ऑफ कॉमा, यूज ऑफ दैट, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ एडवर्ब। लेकिन जो इंपरेटिव सेंटेंसेस वाली नरेशन है उसमें हम रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में क्या लगाते हैं, टू कंजक्शन दैट को नहीं लगाते हैं। और जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है उसको रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड इसमें बदला जाता है। फादर आस्क्ड हिज सन to go and pay his fees that day, today एडवर्ब है उसको
दैट डे में चेंज करेंगे। यू नीड नॉट वरी, आई एम हियर एज लॉन्ग एज मतलब जब तक। इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। एज लॉन्ग एज उसी क्लॉज में जाएगा जिसमें क्या होगा, आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, है ना। तो आई एम हियर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मैं यहाँ हूँ, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और जिस सेंटेंस में मॉडल वर्ब होएगी विल, नीड, ये सब होंगे, उस सेंटेंस के आगे आप एज लॉन्ग एज को नहीं लगाएंगे। तो यू नीड नॉट वरी के आगे आप नहीं लगा सकते, क्योंकि नीड नॉट एक क्या बोलते हैं, नीड जो है वो आपकी एक मॉडल वर्ब है, मोडाल वर्ब है। तो आप लगाएंगे एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू नीड नॉट वरी। हु ब्रोक दिस चेयर, वॉइस चेंज करना है, इंट्रोगेटिव है। हु ब्रोक दिस चेयर, by whom was this chair broken? Do not pluck flowers, do not pluck flowers, ये आपका imperative sentence वाला वॉइस है ना। तो let flowers not be plucked दो तरीके से बनेगा, और दूसरा तरीका होएगा कि you are asked not to pluck flowers, let flowers not be plucked, you are asked not to pluck flower। अब ये देखो, you are intelligent, you are hard working, you are not, दो ऑप्शन है, तुम इंटेलिजेंट भी हो, तुम हार्ड वर्किंग भी हो। तो you are not only intelligent but hard working also। not only but also का मतलब होता है ना केवल बल्कि ये भी। तो not only but also बहुत इंपॉर्टेंट है। as soon as he closed his eyes the telephone rang, आपको लगाना है नो सूनर देन का यूज़ करना है। जब भी आप नो सूनर देन से करोगे तो एज सुन एज के बाद जो सब्जेक्ट आया है उसके बाद आई हुई वर्ब को चेक करोगे। जैसे यहाँ ही के बाद क्या आया है, क्लोज्ड। नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आईज, ये जो कॉमा दिख रहा है ना आईज के बाद, इसको हटाना है और लिखना है देन, THEN, देन द टेलीफोन रैंग, उसने अपनी आंखें बंद नहीं की कि टेलीफोन बजा। तो नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आईज द टेलीफोन रैंग। तो बच्चों इसमें 12 क्वेश्चंस रहते हैं, पर आपको 10 करने रहते हैं। फिर आपका सेक्शन सी लिटरेचर टेक्स्ट बुक, जिसमें पहले आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है पोएम से। और बच्चों मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम पोएम्स, उसको ज़रूर देखें आप। और इसमें जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा जाता है क्वेश्चन 19, 20, 21 एंड 22। ठीक, यहाँ आंट जेनिफर्स टाइगर से है। अब फिर आपका एक एक्सट्रैक्ट रहता है प्रोज वाले लेसन से, और इसमें आपको एक आपके लेसन्स जो हैं, लास्ट लेसन, लास्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, क्या बोलते हैं, द रैट ट्रैप, इंडिगो, किसी भी लेसन से एक एक्सट्रैक्ट दिया जाता है। यहाँ से भी आपको 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो प्रश्न क्या का क्रम क्या रहता है, 23, 24, 25, 26। तो ये आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो एम हेमल वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, शुरू में ही बताया गया है। डे वॉज नॉट, आप देखिए डे कैसा था उस दिन, है ना। जब आप पैसेज को पढ़ोगे कि तो आपको पता चलेगा कि इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, है ना। डे क्या था, वार्म था, ब्राइट था। तो डे वॉज नॉट क्या होएगा, डार्क नहीं होगा, कूल नहीं होगा, है ना। तो डे वॉज नॉट ब्राइट आप नहीं लिख सकते ना, क्योंकि आपको बोल रहा है डे ऐसा नहीं था, जबकि आपको तो ब्राइट और वार्म दे दिया है। यहाँ ब्राइट एंड कूल नहीं हो सकता और ब्राइट भी नहीं हो सकता। तो डे वॉज नॉट डार्क, है ना। कूल भी आप लिख सकते हो, क्योंकि डे वॉज नॉट वार्म, डे वॉज सो वार्म है तो आप वो लिख दीजिए द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग इन, क्योंकि ये क्वेश्चंस ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बच्चों, है ना। पर ये दोनों नहीं होंगे, ब्राइट और ब्राइट एंड कूल नहीं होगा। प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग इन, आपको पता है ना, बैक साइड ऑफ द बैक ऑफ द सॉ मिल, आरा मिल के पीछे। फ्रांस डिड नॉट नो अबाउट द फर्स्ट वर्ड ऑफ पार्टिसिपल्स। 27, 28, 29
क्वेश्चंस 2 मार्क के होते हैं जो आपको फ्लेमिंगो से पूछे जाते हैं। व्हाट डिड फ्रांस सी व्हाइल ही वाज गोइंग टू स्कूल, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, एंड फिर आपको पूछा गया फुवा साहिब व्हाट वाज हिज फुल नेम। क्वेश्चन 36 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है और जिसमें आपको पूछा गया है ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रांज या फिर राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ सोफी एज अ वुमन हु लिव्स इन हर ड्रीम्स। क्वेश्चन नंबर 31 और जो 32 रहते हैं वो आपके फिर 2 मार्क के रहते हैं और ये विस्तार से पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा गया है हु इज़ मिस्टर लैम्प, हाउ डज डैडी गेट इनटू हिज गार्डन, एंड एक पूछा गया व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। विस्तार से 2 नंबर के 2 पूछे गए हैं, इसमें जो एक साथ लिख दिए गए हैं वैसा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 33 आपका 6 मार्क्स का होता है। गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाओ, वेरी वेरी आईएमपी है। चार्ली हाना, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक वाज चार्लीज एक्सपीरियंस ऑफ द थर्ड लेवल। तो बच्चों एग्ज़ाम की तैयारी आप अच्छे से करो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो तो सब कुछ संभव है। इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल छुपा है, घबराइए नहीं, है ना, क्योंकि डर के आगे जीत है ना, ये याद रखना। और जो जीता वही सिकंदर। बच्चों अब बस आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए और अपना एक एक मोमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में लगा दीजिए। आपकी जो भी क्वेरी है आप मेरे को तुरंत पूछिए। मेरा फ़ोन नंबर है 9406087384। तो ऑल द बेस्ट माय चिल्ड्रन।